आज मैं आप लोगों के लिए आपके रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर लेके आई हूँ। यस, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना है। अगर आप एमए के स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट्स हो और रिसर्च मेथडोलॉजी आपके सिलेबस में है तो मेरा इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी में कुछ वन लाइनर आंसर्स को डील करेंगे। इसमें मैं कुछ चैप्टर्स को लेकर आई हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सोशल साइंस रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस एंड सैम्पलिंग, यानी कि सामाजिक अनुसंधान, शोध विकल्प, उपकल्पना और प्रतिदर्श। इन सभी चैप्टर से रिलेटेड आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके लिए मैंने इन सभी चैप्टर से रिलेटेड वन लाइनर आंसर्स आपके लिए रेडी किया है। सो एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन हो सके, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, तो बिना देरी किए मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ओके, ये रहा आपका वन लाइनर क्वेश्चंस विद आंसर। Okay, first है the scientific study used to obtain new knowledge regarding social phenomenon is called social research. Okay, यानी कि सामाजिक घटनाओं के संबंध में जब भी हम लोग एक नया नॉलेज हम लोग को अचीव करना है, नया ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो हम एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं ना, या साइंटिफिक स्टडी हम लोग यूज करते हैं, तो उसी साइंटिफिक फेनोमेनन को बोला जाता है सोशल रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान। नेक्स्ट, pure or fundamental research, the type of research in which fundamental principles are created regarding the social phenomenon. शुद्ध या मौलिक अनुसंधान एक प्रकार का अनुसंधान है जिसमें सामाजिक घटनाओं के संबंध में मौलिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी कि आपका जो रिसर्च पेपर है या सामाजिक अनुसंधान है, ये रिसर्च का एक टाइप है, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। इसमें ये बताया गया है कि इसमें सारे फंडामेंटल रिसर्च आते हैं जिसका रिगार्डिंग हम कोई भी सामाजिक घटना या सोशल फेनोमेनन हुआ है। नेक्स्ट, अप्लाइड रिसर्च। So what is applied research? Applied research is such a type of research which not only solves the problems but also gives the practical knowledge. यानी कि सेकेंड आपका टाइप है रिसर्च का अप्लाइड रिसर्च, जिसे कहा जाता है व्यवहारिक शोध। ओके, तो ये एक ऐसा शोध है ना जो केवल आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकालेगा बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बताएगा। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च विच इज नॉट रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म गोल्स बट टू करंट प्रॉब्लम्स। यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में क्रियात्मक अनुसंधान। ये भी एक आपके अनुसंधान का प्रकार है जो लॉन्ग टर्म आपके उद्देश्य के लिए नहीं बना है, लेकिन जो आपका अभी करंट सिचुएशन है ना, करंट प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में यूज आता है एक्शन रिसर्च। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च इज टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आपके सोशल रिसर्च में सबसे पहला स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले अपने विषय का चयन करना होता है, टॉपिक को चुनना पड़ता है। नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेप ऑफ द सोशल रिसर्च इज टू रिव्यू द लिटरेचर। सेकेंड स्टेप यानी कि जो आपके सामाजिक शोध का दूसरा चरण है वो है साहित्य की समीक्षा करना। ये आपके सोशल रिसर्च का सेकेंड स्टेप है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च इज टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। और सबसे अंतिम चरण की अगर हम लोग बात करेंगे सोशल रिसर्च में तो वो होता है प्रतिवेदन को तैयार करना, या आपको रिपोर्ट राइटिंग करना, या अपना रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोथेसिस चैप्टर से है। The general assumption that any study is influenced by all round is called hypothesis. यानी कि परिकल्पना या उपकल्पना क्या है, एक ऐसा कॉमन assumption है जिसे कह सकते हैं कि इसमें जब भी स्टडी करते हैं ना तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आसपास की हैं सभी चीजें इसमें से इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं, तो इसे कहा जाता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, या हिंदी में एक और नाम है उपकल्पना। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस हैज थ्री टाइप्स। ओके, तो जो परिकल्पना है वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, हाइपोथेसिस रिलेटेड टू एम्पेरिकल यूनिफॉर्मिटीज, यानी कि अनुभवजन्य एकरूपता से संबंधित परिकल्पना। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप, जटिल आदर्श प्रकार से संबंधित उपकल्पना। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स, विश्लेषणात्मक चर से संबंधित उपकल्पना। तो हाइपोथेसिस कितने प्रकार के हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इट हैज थ्री टाइप्स। नेक्स्ट, द रिसर्च डिजाइन इज प्रिपेयर्ड बिफोर द रिसर्च वर्क स्टार्ट। इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है कि रिसर्च डिजाइन कब तैयार किया जाता है, या फिर शोध प्रारूप किस समय इसे तैयार करने की आवश्यकता होती है, या फिर शोध प्रारूप कब तैयार किया जाता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द रिसर्च वर्क स्टार्ट्स, यानी कि जब भी आपका अनुसंधान काम शुरू होता है उसके पहले आपको अपना रिसर्च डिजाइन बनाना होता है। ये भी आपका एक चैप्टर है रिसर्च डिजाइन।
नेक्स्ट, in hypothesis, hypo means possible and thesis means statement of solution to the problem. Okay, तो ये जो वर्ड है ना hypothesis है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, hypo and thesis. hypo means possible, यानी कि कोई भी चीज होने की पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है. thesis का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को क्लियर करता है. इसलिए हिंदी में भी लिखा हुआ है हाइपो का अर्थ संभव और thesis का अर्थ समस्या के समाधान का विवरण. नेक्स्ट, selecting some units from the universe as representative for study is called sampling. कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि सैम्पलिंग क्या है. ओके, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी रहता है, हिंदी में से कहते हैं प्रतिदर्श, न्यायदर्श, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज होते हैं. तो प्रतिदर्श या न्यायदर्श क्या है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें यही लिख दो कि selecting some units from the universe as representative for study is known as सैम्पलिंग. यानी कि अध्ययन के लिए जब पूरे में से, समग्र में से, समूह में से आप कुछ ही यूनिट्स को सिलेक्शन के रूप में लेते हैं, कुछ ही यूनिट्स का सिलेक्शन करते हैं और उसको रिप्रेजेंटेटिव की तरह चुन लेते हैं, तो वो आपका प्रतिदर्श, सैम्पलिंग, न्यायदर्श कहलाता है. नेक्स्ट, एनी 2 मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि सैम्पलिंग के कोई 2 गुण बताइए. फर्स्ट इज इंटेंसिव स्टडी एंड सेकेंड इज टाइम एंड मनी सेविंग. ठीक है. नेक्स्ट, एनी 2 डिमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग, न्यायदर्श, प्रतिदर्श के कोई 2 अवगुण लिखिए. तो कोई भी अवगुण बता सकते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, इसमें पूर्वाग्रह की संभावना होती है. एंड प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, कभी कभी प्रतिनिधि चुनने के समय इसकी समस्या भी सामने आती है. तो ये मेरिट्स, डिमेरिट्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट, in which type of sampling there is no individual freedom in selecting units. यानी सैम्पलिंग के किस प्रकार में वहाँ पे व्यक्तियों को या अनुसंधानकर्ता को, रिसर्चर्स को कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होती, यानी कि उसे सिलेक्शन करने के लिए डेटा सेलेक्ट अगर कर रहे हैं तो उसको सिलेक्शन में वो रिसर्चर अपना व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता उन्हें नहीं दी जाती है. तो ये सैम्पलिंग का टाइप है आपका रैंडम सैम्पलिंग. ओके, तो ये सैम्पलिंग का एक टाइप है जिसे हिंदी में कहते हैं दैव निर्दर्शन, जिसमें जो अनुसंधानकर्ता होते हैं उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं डेटा का. ओके, तो ये रैंडम होता है, कहीं से भी पॉसिबिलिटी है किसी का भी आने का. नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिंग रैंडम सैम्पलिंग आर, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू अगर आप लोग सैम्पलिंग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या टेक्निक होते हैं जिससे कि हम सिलेक्शन कर सके अपने डेटा का. तो देयर आर 5 टेक्निक्स: लॉटरी टेक्निक, कार्ड टेक्निक, सीक्वेंशियल लिस्ट टेक्निक, टिपेट टेक्निक एंड ग्रिड टेक्निक. इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दैव निर्देशन के चयन के किसी एक तरीके का नाम बताइए. तो आप इन सभी जो 5 टेक्निक्स है ना, इसमें से किसी भी एक टेक्निक का नाम लिख दोगे तो सही हो जाएगा. या फिर ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि लॉटरी टेक्निक या कार्ड टेक्निक, टिपेट टेक्निक, ग्रिड टेक्निक, ये सभी टेक्निक जो है सैंपल के किस प्रकार का एक तरीका है. ओके, तो ये आप जान ही रहे हो रैंडम सैम्पलिंग के हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रिसर्चर कीपिंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड selects a few units from material as per his wish, then such an sampling is called as purposive sampling. यानी कि ये सैम्पलिंग का आप बोल सकते हो कि सेकेंड टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श या पर्पसिव सैम्पलिंग. इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो अपने माइंड में कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रखता है और जब वो यूनिट्स को सिलेक्शन करता है ना तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर अपने डेटा का सिलेक्शन करता है. तो जब इस तरह से यानी कि आप कोई पर्पस को लेकर डेटा का सिलेक्शन कर रहे हो तो वैसे सैम्पलिंग को बोलेंगे पर्पसिव सैम्पलिंग या उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग. नेक्स्ट, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये भी आपके सैम्पलिंग का एक टाइप है. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जिसे हिंदी में कहते हैं स्तरीकृत प्रतिदर्श. तो इसमें क्या है ना कि जो आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड सैंपल. यानी कि स्ट्रैटिफाइड सैंपल को, स्तरीकृत प्रतिदर्श को मिश्रित प्रतिदर्श भी कहा जाता है. क्यों इसे मिक्स्ड सैंपल कहा जाता है? बिकॉज इसमें अभी जो हम लोगों ने रैंडम सैम्पलिंग देखा ना, ये वाला रैंडम सैम्पलिंग, और साथ ही साथ अभी जो हम लोग सेकेंड टाइप देखे सैंपल का पर्पसिव सैम्पलिंग, इसमें यानी कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग इन दोनों सैंपल के मेरिट्स आते हैं. दोनों को मिला जुलाकर स्ट्रैटिफाइड सैंपल बनता है. नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. ये भी सैम्पलिंग का एक अलग टाइप है. तो इट इज यूज टू सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ वेरी लार्ज स्टडी एरिया. यानी कि कह सकते हैं कि जब आपको लार्ज स्केल पे स्टडी करना है तो हम लोग किस तरह का सैंपल मेथड यूज करेंगे? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को यूज करेंगे, बहुस्तरीय प्रतिदर्श. नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग.
कोटा सैम्पलिंग इज अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफाइड एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है ये रैंडम सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग से मिलकर बना है, राइट। लेकिन अब नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग, ये भी सैम्पलिंग का एक टाइप है और ये बना है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग से मिलकर। सो ये सैम्पलिंग के टाइप्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, डाउट हमेशा रहते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस इस तरह से टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। अगर आपका ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है, पढ़ रहे हो, तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करने की कोशिश जरूर करिएगा। ओके, तो अपने लेक्चर के एंड पर चलते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक इट, यू कैन सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और जैसे कि रिसर्च मैथडोलॉजी के यही कुछ टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाई थी। मैं जब स्टार्ट कर रही थी कि इस तरह की अगर आप वीडियो बनाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या आप लोग इसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो, कोई रिविजन टाइप से। तो कुछ ही चैप्टर्स पे मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, कुछ ही चैप्टर्स को लेके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सेट किया है। कुछ और मुझे अगर लगेगा कि अदरवाइज बहुत सारे चैप्टर्स है, लाइक आपके प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, क्वेश्चनर्स हैं, शेड्यूल है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, इन सभी चैप्टर से रिलेटेड अगर मुझे लगेगा कि इस पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है तो उस पर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।